हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। अगर आपको भी वाक्य में प्रॉब्लम होता है, साथ ही साथ समझ ये नहीं पाते हो कि कब सरल वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा और मिश्रित वाक्य होगा, तो आपका आज का ये वीडियो गेम चेंजिंग होने वाला है। साथ ही साथ अगर आपको इंटरचेंज में प्रॉब्लम है, यानी कि सरल वाक्य को कैसे संयुक्त और मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट करते हैं, उसी टाइप से संयुक्त वाक्य को कैसे सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट करते हैं, तो आज का ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शिवम और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं हमारा और आपका प्यारा सा चैनल एडू लवर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वाक्य के सिंपली डेफिनेशन के साथ। वाक्य क्या होता है? एक ऐसा सार्थक शब्द समूह, एक सार्थक शब्द समूह, इसका मतलब एक करेक्ट मीनिंग निकलना चाहिए, व्यवस्थित हो और पूरा आशय प्रकट करे, यानी कि पूरा उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, उसको वाक्य कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, अगर इसको आगे पीछे लिख दिया जाए और एक आशय प्रकट ना करे तो उसको हम लोग वाक्य नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो एक व्यवस्थित रूप में आशय प्रकट कर सके तो उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। अब आते हैं वाक्य के अंग। अब बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम होता है कि वो वाक्य के अंग को वाक्य का भेद समझ लेते हैं। वाक्य का भेद अलग होता है और वाक्य के अंग अलग होते हैं। जैसे मनुष्य के भेद और अंग अलग होते हैं। अगर मनुष्य के अंग पूछे जाए तो आप बोलोगे हाथ है, पैर है, बहुत सारे उसके पार्ट्स हैं, लेकिन अगर मनुष्य के भेद पूछे जाए तो आपके पास पता है कि पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है। तो इसी तरीके से वाक्य के अंग और वाक्य के भेद होते हैं। वाक्य के अंग मतलब जिससे वाक्य मिलकर बना होता है, उसे वाक्य के अंग कहते हैं। जैसे घटक जिन अवयव को मिलाकर वाक्य की रचना करते हैं, उसे वाक्य के अंग कहते हैं, यानी कि जिससे मिलकर वाक्य सिंपल फॉर्म में बना है, उसे आप वाक्य के अंग कहते हो। वाक्य के मूल एवं अनिवार्य अंग है कर्ता एवं क्रिया। कर्ता कौन? जो काम को करता है, और जैसा काम करता है वो उसका क्रिया हो गया। इसके बिना वाक्य की रचना संभव ही नहीं है। जैसे गीता गाएगी, सोहन नाचेगा, यहां पर गीता क्या है? गीता हमारे हो गए कर्ता और गाएगी क्या हो गया? क्रिया। उसी टाइप से सोहन नाचेगा तो सोहन हो गया कर्ता और उसके साथ साथ नाचेगा हो गया क्रिया। अतः क्रिया, कर्ता और क्रिया वाक्य के अनिवार्य घटक है। इसके अतिरिक्त वाक्य के अन्य घटक भी होते हैं, जैसे विशेषण, क्रिया विशेषण आदि। ये घटक ऐच्छिक घटक कहलाते हैं। कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के दो पक्ष होते हैं। अब ये दो पक्ष आपको याद रखने हैं, क्योंकि यही आगे चलकर अभी हम लोग यूज करेंगे। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। इसके बारे में तो आपने नाम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रखा होगा। उद्देश्य क्या होता है कि जैसे मैं खाना खाता हूं, क्या मैं खाना खाता हूं, तो इसमें सबसे बड़ा जिस पे सारा का सारा सेंटेंस डिपेंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं उद्देश्य। जैसे मैं खाना खाता हूं, तो पूरा का पूरा सेंटेंस, पूरा का पूरा वाक्य मैं पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं जो हो गया वो वाक्य उद्देश्य हो गया। तो उसी टाइप से हो गया कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य होता है, जिसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार, विशेषण, संबोध बोधक, भाववचन आदि आ जाते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं उद्देश्य। जैसे नीचे एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा कि सुमन अध्यापिका है। अगर पूरे सेंटेंस को आप एक में जोड़ दो तो सुमन अध्यापिका है। यहां पर अध्यापिका है कौन? तो सुमन। तो यानी कि सारा का सारा सेंटेंस सुमन पे ही डिपेंडेंट है, तो सुमन हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। जैसे सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है कि छात्रावास में रहने वाले सभी लड़के सिनेमा देखने जा रहे हैं, तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है सारा का सारा सेंटेंस? तो छात्रावास में रहने वाले लड़के, तो वो हमारा उद्देश्य हो गया। सेम केस में विधेय आते हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे सुमन अध्यापिका है, तो सुमन तो उद्देश्य हो गया, लेकिन इसके बारे में कहा क्या जा रहा है? तो वो अध्यापिका है, तो अध्यापिका है क्या हो गया? विधेय हो गया। एकदम सिंपल सा ये सारा का सारा इसका मीनिंग होता है। जैसे छात्रावास में रहने वाले लड़के सिनेमा देखने जा रहे हैं, तो किसके बारे में बताया जा रहा है? तो सिनेमा देखने जा रहे हैं, तो ये हमारा विधेय हो गया। मैं दिल्ली में रहने वाली सखी से मिली, तो मैं इस पे सारा का सारा सेंटेंस डिपेंड कर रहा है, तो ये हो गया हमारा उद्देश्य। और दिल्ली में रहने वाली सखी से ये हो गया हमारा विधेय। एज सिंपल एज दैट। तो ये थे वाक्य के अंग। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं वाक्य के भेद के बारे में। अब वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो वाक्य के आधार पर भेद
अब अगर वाक्य के भेद के बारे में बात किया जाए तो वाक्य के भेद दो आधार पर होते हैं, यानी कि दो तरीके से इसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। अब आपको दोनों चीजों को अगर याद रखना पड़े तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। तो ऐसा हमारे सीबीएसई ने हमारे आंसर शीट को छोटा करने के लिए, हमारे सिलेबस को छोटा करने के लिए उसने केवल हमारे पाठ्यक्रम में रचना के आधार पर वाक्य के भेद संबंधी प्रश्न ही केवल पूछे जाएंगे। अब आते हैं वाक्य के भेद के ऊपर। वाक्य के भेद दो आधार पर होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। हमारे बुक में केवल और केवल रचना के आधार पर ही पढ़ने हैं। तो चलो रचना के आधार पर देखते हैं कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं, या सिंपल फॉर्म में आप ये समझ सकते हो कि जिसमें आपको एक उद्देश्य और एक विधेय देखने को मिलेगा, उसको आप सरल वाक्य कहते हो। जैसे यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने ले रखे हैं, आ जाओ उसके बारे में बात करते हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यहां पर बच्चे क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, और मैदान में खेल रहे हैं ये क्या हो गया? विधेय हो गया। तो जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय आपको देखने को मिलता है वो होता है सरल वाक्य। जैसे मैं दिन भर सोया रहा, मैं क्या हो गया? उद्देश्य। दिन भर सोया रहा क्या हो गया? विधेय हो गया। तो एक उद्देश्य एक विधेय, सारे के सारे हमारे क्या होंगे? सरल वाक्य होंगे। जैसे उन्होंने हद पार कर दी होगी, उन्होंने हो गया हमारा अगेन उद्देश्य, क्योंकि सारा का सारा सेंटेंस इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया उद्देश्य और एक हो गया विधेय। तो एक उद्देश्य एक विधेय। पाकिस्तान कई वर्षों से आतंकवाद फैला रहा है, तो पाकिस्तान क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, क्योंकि सारा का सारा आतंकवाद फैलाने का काम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पाकिस्तान पर। तो ये बाकी जो बच गए, कई वर्षों से आतंकवाद फैलाया जा रहा है, ये हमारा हो गया विधेय। तो ये अगर उपयुक्त सभी वाक्यों में मुख्य क्रिया एक ही है, आकार में छोटे बड़े होते हुए रचना की दृष्टि से ये वाक्य सरल वाक्य है। सरल वाक्य को साधारण वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य क्रिया के अलावा जो पद क्रिया के सहायक बनते हैं उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तो सरल वाक्य को आपने एकदम सरल तरीके से समझ लिया, एक उद्देश्य और एक विधेय, तो ये होंगे हमारे क्या? सरल वाक्य। अब आते हैं दूसरे टाइप्स में, दैट इज संयुक्त वाक्य। आइए इसको भी समझते हैं कि संयुक्त वाक्य क्या होता है। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक शब्दों जैसे समानाधिकरण, समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय जो होते हैं, जो कंप्लीटली डिपेंड होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे इसलिए जो है वो उसको फर्क नहीं पड़ता कि सेंटेंस में क्या चेंजेस हो रहा है। जैसे बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं इसलिए मैं भी पढ़ रहा हूं, है ना, या फिर एक लड़का पढ़ता है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। तो यहां पर बहुवचन भी था, एक वचन भी था, बट इसलिए को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया? अव्यय हो गया। तो यहां पर जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं कि बादल गरजे और बिजली चमकने लगी, तो यहां पर दोनों क्या है? अपने आप में स्वतंत्र हैं। जैसे देखोगे तो बादल गरजे, इसका अपना एक मीनिंग है, इस पर कोई दूसरा पार्ट जो है डिपेंड नहीं कर रहा है। तो बादल गरजे अपने आप में क्या है? एक स्वतंत्र वाक्य है। और बिजली चमकने लगी, इसका भी एक आपको पूरा मीनिंग निकल कर आता है, यानी कि ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। दोनों स्वतंत्र वाक्य अगर एक दूसरे के साथ और के थ्रू, है ना, अगर इस तरीके से कनेक्टेड रहे, एवं के थ्रू कनेक्टेड रहे, परंतु के थ्रू कनेक्टेड रहे, इसलिए के थ्रू कनेक्टेड रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? संयुक्त वाक्य। हालांकि पहचानेंगे कैसे ये अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गंगा तट पर नहा लेना, ये अपने आप में क्या है? एक संयुक्त वाक्य है, एक अपने आप में खुद में एक उसका अपना मीनिंग होता है। जल्दी घर आ जाना, है ना,
या फिर यहाँ पर ये मुंह धो लेना, ठीक है, गंगा तट पर नहा लेना या मुंह धो लेना। तो गंगा तट पर नहा लेना ये भी अपना एक पावरफुल मीनिंग रखता है, उसके साथ साथ मुंह धो लेना उसका भी अपना एक डेफिनेट मीनिंग होता है। दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य को हमने यहाँ पर या के थ्रू जोड़ दिया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य बोलते हैं। वर्षा होने वाली है, वर्षा होने वाली है, इसका अपना एक क्या है, स्वतंत्र वाक्य है। और उसके साथ साथ जल्दी घर आ जाना, इसका भी हमारा क्या है, एक स्वतंत्र वाक्य है। उसको कनेक्ट किया गया है इसलिए के थ्रू, यानी कि ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। सरल वाक्य में एक हमारे पास उद्देश्य था, एक विधेय था, लेकिन संयुक्त वाक्य में हमारे पास दो स्वतंत्र वाक्य हैं और दोनों को कनेक्ट किया गया है, तो वो हो गया संयुक्त वाक्य। चुपचाप चले जाओ ये अपने आप में स्वतंत्र है, बहुत बुरा होगा ये भी अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन नहीं तो इसके थ्रू इसको कनेक्ट किया गया है, यानी कि ये हो गया संयुक्त वाक्य। बोलो ये क्या है, हमारा एक स्वतंत्र वाक्य है। कटु सत्य न बोलो ये भी हमारा क्या एक स्वतंत्र वाक्य है। दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य को अगेन परंतु के साथ कनेक्ट किया गया है, संयुक्त वाक्य होगा। ठीक से खाओ ये भी हमारा क्या है, एक स्वतंत्र वाक्य है। रहने दो ये भी स्वतंत्र वाक्य है, दोनों को कनेक्ट किया गया है किसके थ्रू, अथवा के थ्रू, इसीलिए ये हमारे क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गए। तो उदाहरण में देखो तो इसलिए, नहीं तो, परंतु, अथवा अव्यय शब्दों से जुड़े हैं, योजकों की सहायता से जुड़े होने के कारण ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब संयुक्त वाक्य अगर एग्जामिनेशन में आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे पहचान करोगे, आ जाओ उस पहचान को हम लोग समझते हैं। अगर पहचानना है तो उसका सिंपल सा तरीका है कि अगर सेंटेंस में और, तथा, एवं, इसलिए, अतः, नहीं तो, अन्यथा, वरना, या, किंतु, परंतु, मगर, बल्कि, फलतः, परिणाम स्वरूप ये सब वर्ड अगर आपको देखने को मिले तो सिंपल फॉर्म में है कि ये हमारे पास संयुक्त वाक्य के अंदर में आएंगे। अब बोलोगे इतने सारे नाम कैसे याद रखे, तो उसमें आप देखोगे तो और से मिलता जुलता वर्ड कौन सा है, तथा है, एवं है। तो ये अगर वर्ड मैक्सिमम टाइम आपको यही देखने को मिलेंगे कि और रहेगा, तथा रहेगा या एवं रहेगा, तो आप इसको आराम से पहचान सकते हो। इससे पहले जो हमने सरल वाक्य पढ़ा उसमें तो कोई भी ऐसा कोई कंफ्यूजन था ही नहीं, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय था। अब हमारे पास दूसरा है दैट इज संयुक्त वाक्य, जिसमें ये सारे के सारे वर्ड्स रहेंगे, तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये हमारे संयुक्त वाक्य होंगे। अब मिश्र वाक्य पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इस नाम को तो आपको याद रखने का जरूरत ही नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है, उसके लिए हम लोग पढ़ लेते हैं मिश्र वाक्य को। मिश्र वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य की रचना में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष अन्य उस पर आधारित या उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होगा कि अभी आपके पास दो अलग अलग इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र रूप से देखने वाले वाक्य मिलते थे और दोनों को कनेक्ट किया जाता था और के थ्रू, एवं के थ्रू, तथा के थ्रू, इसलिए के थ्रू, तो उसको हम लोग संयुक्त वाक्य बोलते थे। लेकिन अगर तुम्हें एक सेंटेंस पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि नहीं ये तो पूरा नहीं हुआ है, तो वो हमारा क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। जैसे जब बादल गरजे, है ना, जब बादल गरजे, तो ये सुनकर तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, कुछ तो कुछ होने वाला है, अभी कुछ ना कुछ आने वाला है। तब बिजली चमकने लगी, तो क्योंकि यहां पर डिपेंडेंस के बारे में शो हो रहा है, इसीलिए यह हमारा क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। अध्यापक ने कहा, तो अब ये सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अध्यापक ने कहा तो कुछ तो जरूर कहा होगा, है ना, तो कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। मेरे पास एक पेन है जो पिताजी ने दिया था, ये भी क्या हो गया, हमारे पास मिश्र वाक्य हो गया। तुम ऐसे बोलो, तो अब हमें यहां पर पता चल रहा है ना कि सेंटेंस अभी क्लियर नहीं हुआ है, यानी कि सेंटेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ तो आने वाला है। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, मिश्र वाक्य है। जैसे मैं बता रहा हूं, वह इसलिए नहीं आई, किस लिए नहीं आई भाई, अभी तो सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है ना, ताकि मुझे बेवकूफ ना बना सके। तो ये हमारा सारा का सारा क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। अब अगर इसका तुम्हें पहचान करना है तो पहचान कैसे करोगे, तो बस याद रखना कि मिश्र वाक्य की, जो, वही, जिस, क्योंकि, जिससे, जो ही, जब, जैसा, जिस तरह, जैसे, जहां, जिधर,
जिस जगह, जितना, जैसे, ये सारे के सारे वर्ड्स से कनेक्टेड रहे। तो यानी कि ज वाले जिस तरीके से वर्ड आपको देखने को मिलेंगे ना, ज वाले जहां पर भी तुम्हें सेंटेंस दिखने को मिल जाए, समझ जाना कि वो हमारा कैसा होगा, मैक्सिमम टाइम वो हमारा मिश्र वाक्य होगा। बाकी तो तुमने समझ ही लिया है कि कैसे तुम मिश्र वाक्य को समझोगे, कि अगर एक सेंटेंस पढ़ने के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो वो हमारा क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो की वाले वर्ड से देखने को मिलते हैं, कि की के थ्रू कनेक्टेड आपको देखने को मिलेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। साथ ही साथ क्योंकि वाले वर्ड भी आते हैं, तो इसको आप देख लोगे, बाकी सारे के सारे पार्ट को आप याद भी रख लोगे। अब आते हैं आश्रित उपवाक्य के भेद के ऊपर, कि आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं। तो मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले गौण उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ये है संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य को याद करने का सिंपल फॉर्म में एक तरीका है कि अगर की के थ्रू कनेक्टेड होगा, जैसे राम ने कहा की, तो की आ गया, तो ये हमारा कौन सा होगा, संज्ञा उपवाक्य होगा। राम ने कहा, उपवाक्य के कर्म रूप में हम लड़ाई नहीं करना चाहते, उपवाक्य प्रयुक्त होता है, अतः संज्ञा उपवाक्य है। यानी कि वही के बारे में यहां पर बात चल रहा है कि राम ने कहा कि, अगर की आ गया तो वो हमारा कौन सा हो गया, संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। फिर विशेषण उपवाक्य क्या होगा। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसे आप विशेषण कहते हो। तो जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। यह वही आदमी है, कैसा आदमी है ना, किस तरह का आदमी है, जिसे तुम्हें मारा था, जिसने तुम्हें मारा था, तो ये हमारा क्या हो गया, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। यह वही छात्र है, किस तरीके का छात्र है, क्या विशेषता है छात्र की, जो मुझसे पढ़ा था, तो यहां पर ये क्या हो गया, विशेषण उपवाक्य हो गया। तो इस तरीके से इसका जो है वो आप बहुत ही तरीके से समझ सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब इसको पहचान कैसे करोगे, तो जो, जिसने, जहां, जिससे, जिनको, जिसके लिए, ये सब वाक्य जो है अगर प्रारंभ हो वाक्य में, सबसे पहले अगर इस तरीके के वर्ड हो और इस तरीके से वर्ड का स्टार्टिंग हो, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे विशेषण उपवाक्य। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप में, क्रिया विशेषण उपवाक्य। हालांकि इस वाले पार्ट से, उपवाक्य वाले पार्ट से बहुत ही कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ज्यादातर आपसे जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आ रहे हैं सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य से ही पूछे जा रहे हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखोगे, बट इस पे आपको डिपेंडेंट रहना, आपको सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य को अच्छे तरीके से समझ लेना है। जिस आश्रित उपवाक्य में, जैसे नाम से ही है, क्रिया विशेषण उपवाक्य, तो यानी कि जो क्रिया के विशेषता को बताता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। जो क्रिया की विशेषता पता चलती है, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जब तुम मुझसे मिले थे तब मैं छोटा था, तो मैं कब छोटा था, मैं छोटा था, ये तो यहां पर इसके बारे में क्या बता रहा है, क्रिया के बारे में बता रहा है। जब तुम मुझसे मिले थे तब मैं छोटा था, सॉरी, ये तो हमारा क्या हो गया, कि एक टाइप का सेंटेंस हो गया। यहां पर विशेषता क्या बता रहा है, कि जब तुम मुझसे मिले थे, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, तो यहां यदि वर्षा अच्छी होगी क्या हो गया, ये हो गया क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब आते हैं कि कैसे आप सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करोगे। तो सरल वाक्य एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको आप संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट कर सकते हो। हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे, हम लोग तैरने के लिए कहां गए थे, नदी पर गए थे। अब इसको संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य को आप कैसे जोड़ते हो, तथा के थ्रू, और के थ्रू, एवं के थ्रू, इसलिए के थ्रू, इस सारे के सारे वर्ड्स के थ्रू आप कनेक्ट करते हो। तो हम लोगों को तैरना था, ये अपने आप में क्या स्वतंत्र है, अपने आप में स्वतंत्र है। नदी पर गए थे, ये भी क्या स्वतंत्र है। तो इसके बीच में हमने कनेक्ट कर दिया, क्या, इसलिए कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, संयुक्त वाक्य बन गया। मिश्र वाक्य में डिपेंडेंस होना चाहिए, डिपेंडेंस यानी कि एक सेंटेंस, स्टार्टिंग का सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगना चाहिए कि अभी कुछ ना कुछ तो बाकी है, क्योंकि हमें तैरना था, इसका मतलब अभी कुछ तो बाकी चल रहा है, इसलिए हम लोग नदी पर गए थे, ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सरल वाक्य से संयुक्त और मिश्र वाक्य में कन्वर्ट कर लिए। अब हम लोग संयुक्त वाक्य से, सॉरी, यहां पर हमने किया सबसे पहले मिश्र वाक्य से
सरल और संयुक्त वाक्य में परिवर्तित किया है। तो जैसे ही वह घर से बाहर निकलते बारिश होने लगी, है ना, जैसे ही वो घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। तो इसको सरल वाक्य में हमें कन्वर्ट करना है। सरल वाक्य मतलब क्या, एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी, तो यहां पर क्या है, हमारे जो है वो हमारे क्या होगा, उद्देश्य हो जाएगा, बाकी सारे जो होंगे वो क्या होंगे, विधेय हो जाएंगे। अब यहां पर संयुक्त वाक्य कब होता है, जब और, एवं, तथा, क्योंकि, इसलिए ये शब्द वर्ड के थ्रू अगर कनेक्टेड रहे तो। हम घर से बाहर निकले और आ गया, तो ये मतलब क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, वर्षा होने लगी या वर्षा होने लगी या बारिश होने लगी। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब एक कौन सा बचा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य से हम लोग इसमें सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पर और है मतलब ये कैसा होगा, संयुक्त वाक्य होगा। लाला जी ने थैला उठाया, यानी कि ये अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। दुकान की ओर चले, ये भी अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। दोनों को और के थ्रू कनेक्ट किया गया, मतलब संयुक्त वाक्य होगा। अब इसको सरल वाक्य में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जहां पर एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। तो लाला जी क्या हो गए, उद्देश्य हो गए, और थैला उठाकर दुकान की ओर चले, ये क्या हो गया, विधेय हो गया। तो कितने सिंपल तरीके से इसका आप कन्वर्जन कर सकते हो। अगर इसको मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना है, तो जैसे ही लाला जी ने थैला उठाया, जैसे ही लाला जी ने थैला उठाया, अब देख रहे हो कि ये कंप्लीट नहीं है सेंटेंस, लग रहा है कुछ ना कुछ बाकी है, यानी कि कुछ तो कुछ आश्रित वाक्य आने वाले हैं। वैसे ही वह दुकान की ओर चले गए, तो यानी कि ये क्या बन गया, मिश्र वाक्य आपका बन गया। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आपने सारे के सारे वाक्य में मास्टरी कर लिया है, चाहे वो संयुक्त हो, मिश्र हो या फिर सरल वाक्य हो। तो आज आई होप कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर आपको ये सेशन हमारा पसंद आता है, तो हमने इससे पहले अलंकार के ऊपर भी बना रखा है वीडियो, जहां पर हमने लगभग 12 मिनट के अंदर अलंकार को कंप्लीट कर रखा है। तो उसको आप देख सकते हो। सिंपल फॉर्म में अलंकार सर्च करोगे और लास्ट में लिख दोगे एडू लवर। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।